आज़ादी के पहले जो शहर उड़ान भरता था, उसके बाद ये इसकी हालत क्यों ऐसा हो गया? मैं जब दिल्ली में जॉब करने गया था तो मेरा इंटरव्यू हो रहा था। लोग ने मेरे से एचआर ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने उनको बताया कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ की एशिया का नंबर 1 प्लांट हुआ करता था। तो उस एचआर ने मुझसे ये बोला कि आप वहाँ के रहने वाले हो जहाँ के लोगों ने एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बंद करा दिया। भारत ऐसा देश नहीं है और बिहार ऐसा स्टेट नहीं है और शाहबाद जैसा रेंज नहीं है, या क्या नहीं था। एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। फैक्ट्री प्लांट बंद होने के पहले तो इसके मैनेजरों ने लूटा, रिहेबिटेट जब हुआ तो रिहेबिटेशन कमिश्नर ने लूटा ही लोगों ने, इसको बचाने वाला उसे कोई नहीं। आत्मा मर गई है, बस शरीर खड़ा है, जब तक शरीर गलने का इंतजार किया जा रहा है। बिहार में जब भी इंडस्ट्रीज की बात होती है तो एक तर्क हमेशा यह दिया जाता है कि एक लैंड लॉक्ड स्टेट होने की वजह से यहाँ उद्योग का विकास संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज़ादी से पहले बिहार में एक ऐसी जगह भी थी जो कि एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में से एक थी और शायद सबसे ज़्यादा डाइवर्स भी। आज हम आपको लेकर आए हैं डालमिया नगर के रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। यह साल 1932-33 की बात है जब राजस्थान के रहने वाले रामकृष्ण डालमिया ने राजस्थान से 1250 किलोमीटर दूर शाहाबाद क्षेत्र के रोहतास में शुगर मिल की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सीमेंट, कागज़, साबुन, एस्बेस्टस और कई अन्य तरह के प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ फैक्ट्री बनाई। डालमिया ने औद्योगिक यूनिट की स्थापना तो की ही, इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट एयरपोर्ट, निजी रेलवे लाइन और बिजली उत्पादन के लिए भी कंपनी के पास अपनी टरबाइन हुआ करती थी। रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 3800 एकड़ की एक टाउनशिप भी थी जो कि उस दौर के लिहाज से एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। रोहतास इंडस्ट्री बिल्कुल सोन नदी के किनारे पर बसाया गया था, एक इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल जगह, इसलिए इंडस्ट्री के लिए जल मार्ग भी एक वैकल्पिक रास्ता हुआ करता था। कहा जाता है कि आज़ादी से पहले रोहतास में न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लोग यहाँ काम करने आते थे। रामकृष्ण डालमिया और मोहम्मद अली जिन्ना बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। देश की आज़ादी तक डालमिया समूह ने एक बड़ी मोनोपोली स्थापित कर ली थी और इसका एक बड़ा केंद्र था रोहतास इंडस्ट्री। मगर रामकृष्ण डालमिया के बाद उनके उत्तराधिकारी उस लेगेसी को उस तरह से आगे नहीं बढ़ा पाए। रामकृष्ण डालमिया के दामाद शांति प्रसाद जैन ने पूरे समूह का कारोबार संभाला क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। कब कैसे सारी चीज़ें यहाँ शुरू हुई थी, क्या क्या था, कैसे इसको एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब के रूप में देखा जाता था? सन 1933 में रामकृष्ण डालमिया जो डालमिया के ओनर रहे, उन्होंने यहाँ पे कंपनी की नींव रखी। सबसे पहले शुगर प्लांट बना। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आए और ये जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी, यहाँ पे एक सीमेंट प्लांट का कंपनी का इनॉग्रेशन किया गया। उसके बाद 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, उन्होंने कागज़ प्लांट का, जो अपोजिट साइड में है, कागज़ प्लांट का इनॉग्रेशन किया और धीरे धीरे ये कंपनी एक एक करके रोहतास इंडस्ट्रीज उद्योग, रोहतास उद्योग के नाम से एक समूह बन गया। रोहतास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एक उद्योग का समूह बन गया और यहाँ पे अच्छा वातावरण हो गया। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बन गया। धीरे धीरे यहाँ पे जैसे सीमेंट, कागज़, वनस्पति, साबुन, स्टील, पेपर, ये बड़ी बड़ी उद्योग लग गए और दूर दूर दराज से लोग यहाँ पे नौकरी करने आने लगे। आप अभी तो आप देख रहे होंगे खंडहर हाल हो गया है, लेकिन जब ये प्लांट चलता था कि सुई भी गिरता था ना, वो भी मिल जाता था। मेक्सिको, सिंगापुर, ये ऐसे ऐसे जगह से मशीनें मंगाई जाती, मतलब उस समय हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें हुआ करती थी। यहाँ पे जॉब करते थे कुछ हमारे सीनियर थे। जब हम जॉब करने एक लुधियाना में गए, वहाँ पे बताया गया कि अरे रोहतास से आए हुए, वहाँ पर रोहतास इंडस्ट्री थी, हमने वहाँ पर जॉब किया। हाई टेक्नोलॉजी की, हाईटेक, उस समय के दौर में हाईटेक टेक्नोलॉजी की मशीन हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी। तो लुधियाना आप मतलब क्या काम करने गए थे और मतलब क्या वहाँ के लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब तुम जहाँ से आए हो वहाँ हम कभी काम किया? तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि लोगों ने पूछा कहाँ से आओ, तो मैंने बताया बिहार से। तो बिहार में कहाँ से? मैंने बोला रोहतास से आया हूँ। तो तुम्हें आने की क्या आवश्यकता पड़ेगी?
तो वहाँ तक रोहतास इंडस्ट्री उद्योग का समूह बना हुआ है। मैंने बोला सर वो बदकिस्मती से वो तो बंद पड़ा हुआ है। रामकृष्ण डालमिया जी ने इस कंपनी की नींव रखी थी और सोचिए देश के प्रथम राष्ट्रपति आज़ादी से पहले यहाँ पर प्लांट का जो कागज़ प्लांट बने उसके इनॉग्रेशन के लिए आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे। बगल में ही सोन नदी है जो बाद में जाके गंगा में मिल जाती है पटना में। उसके बाद NH2 नेशनल हाईवे 2 है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन की कोई इशू नहीं है और नई दिल्ली हावड़ा की डायरेक्ट ट्रेन है यहाँ पे। जो उस समय की कच्चा माल जो आता था, रॉ मटेरियल आ जाता था, वो आसानी से हो जाता था। अभी जितने भी शाहाबाद रेंज में प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी नेता लोग आ रहे हैं, तो सुवारा हवाई अड्डा पर होता है। वो सुवारा हवाई अड्डा इन्हीं का था, अपना प्राइवेट हवाई अड्डा था। यहाँ पे राहुल गांधी जी भी आए, उम्मीद लगाए लोग बैठे थे। लालू यादव भी आए, तेजस्वी यादव भी आए। उम्मीद थी कि कम से कम रोहतास इंडस्ट्री की बात की जाएगी, बट उन्होंने नहीं किया। और मैं बता दूं कि UPA 1 के दौरान ही इस इंडस्ट्री के जो बाद में रेलवे ने इसको खरीदा। लालू यादव रेल मंत्री थे। उन्होंने उस समय इस कंपनी को टोटल 3600 एकड़ में से 216 एकड़ ज़मीन और कंपनी के सारी चीज़ों को खरीदा और एक उम्मीद जगी। उसके बाद 9 में ही सोनिया गांधी जी आती हैं। यहीं पर इसका अपना प्ले ग्राउंड है। मतलब इसके पास क्या नहीं था, एक टाउनशिप बसाया हुआ है। अपने देखिएगा इधर की क्वार्टर बसे हुए हैं, अपने हॉस्पिटल्स थे, कॉलेज थे, स्कूल्स थे, मतलब हर चीज़ की सुविधा थी। तो वहाँ पर शिलान्यास रखा गया कि रेलवे का यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, बोगियाँ बनाई जाएगी, ये सारी चीज़ें की जाएगी। लेकिन 9 के बाद 14 में तक के बीच में लालू यादव रेल मंत्री रहे नहीं, कोई और रहा, जो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाद में इसके ऊपर जब NDA की सरकार आती है तो यहाँ के उपेंद्र कुशवाहा जी सांसद जी हुए, उन्होंने कुछ एफर्ट लगाया और लगा उस समय कि हाँ इसके लिए बजट भी आवंटन किया गया और एक डेडलाइन भी दिया गया, एक टारगेट दिया गया कि 2022 तक इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। राइट्स एक कंपनी है, उसको टेंडर भी दिया गया, बट उसी बीच में इसके कुछ बहुत स्क्रैप थे जो 94 करोड़ में बेच दिया गया, लेकिन फिर से इसे खंडर बना के छोड़ दिया गया। इस पर अब कोई बात नहीं करना। हाँ, चुनाव आते हैं, चुनाव पर सब कोई बात करता है। यहाँ तक कि अभी लोकसभा के चुनाव के टाइम में मोदी जी उसी हवाई अड्डे के पास उनका प्रोग्राम हुआ, बट उन्होंने भी कुछ नहीं बोला इस कंपनी के बारे में। तो हमें उम्मीद थी कि राहुल गांधी आएंगे तो इसके बारे में बोलेंगे कि हाँ हम इसे फिर से पुनर्जीवित करेंगे, यहाँ पर रोजगार सृजित करेंगे और बिहार के लिए जो लैंड लॉक जो बोल रहे हैं, ये सबसे बेहतर एरिया है क्योंकि आपके पास सोन नदी है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए NH2 है, डायरेक्ट नई दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है, आपके पास रेलवे लाइन है जो नई दिल्ली से हावड़ा को डायरेक्ट जोड़ती है। तो सारी सुविधाएं यहाँ पर, सारी जैसे एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बावजूद ये रेलवे ने इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया और हमेशा एक सुगुफा मिलता है यहाँ के लोगों के लिए। अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये भी एक मुद्दा बन के रह जाएगा। ये 70 के दशक की शुरुआत थी और दक्षिणी बिहार में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हो गया था। मजदूर यूनियन भी सक्रिय हो गया था, लेकिन लोगों का ये मानना है कि फैक्ट्री यूनियनबाजी के कारण नहीं बल्कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण बंद हुई थी। रामकृष्ण डालमिया तब तक काफ़ी उम्रदराज हो चुके थे, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। 1978 में उनके निधन के बाद स्थिति और बिगड़ी और लगातार कर्ज में डूबे रोहतास इंडस्ट्री पर 1984 में ताला लग गया। तो एक समय में जो इंडस्ट्रियल एरिया एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में से एक हुआ करता था, जिससे हज़ारों परिवार जो कि रोहतास, बिहार और बिहार से बाहर के भी और इवन आज़ादी से पहले पाकिस्तान तक भी जहाँ के परिवारों की रोज़ी रोटी इस इंडस्ट्रियल हब से चलती थी, इस पूरे, और इससे ज़्यादा डाइवर्स हब और कोई भी नहीं बताया जाता। लेकिन अब यहाँ पे पूरी तरह से ताले जड़े हुए हैं, गेट में एकदम जंग लगा पड़ा है। पहले जिसकी इतनी महत्ता थी सिर्फ यही नहीं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन अब ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। हमारे साथ 2 लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया है उस दौर में। ये बताइए कि क्या खासियत थी यहाँ की, यहाँ क्या क्या चीज़ें थी, आपने क्या क्या देखा अपने दौर में? 200-225 एकड़ में ये इनकी एक बाउंड्री थी। इसमें प्लांट था पेपर का, सीमेंट का, एस्बेस्टस का
पावर प्लांट इनका था अपना, जो कि 20 मेगावाट 18 मेगावाट पर डे अपना बिजली पैदा करते थे। और बगल में शुगर फैक्ट्री थी ही, इसके बगल में डालडा की प्लांट थी, साबुन बनता था उसमें। माने एक कैंपस के भीतर में अनेकों चीज़ का प्रोडक्शन हुआ करता था, जो एशिया महादेश का सबसे बिगेस्ट था। फैक्ट्रियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन प्रोडक्शन अनेक प्रकार के नहीं हुआ करती थी। लेकिन 1984 में जुलाई में 8 जुलाई को ये फैक्ट्री बंद हो गई। आप किस वाले फैक्ट्री में काम करते, मतलब जैसे इस पूरे मैं टोटल जहाँ जहाँ मैं इस कंपनी का एक बहुत बड़ा कंट्रैक्टर था, ठेकेदार था, और सारे प्लांटों में मेरी काम चलती थी, मेरे मजदूर खटते थे, और मैं अपना सभी प्लांटों में, डालडा में भी था और सीमेंट में भी था, पेपर फैक्ट्री में भी थे, और टाउन में भी मैं काम करता था। आपने काम करते हुए क्या पाया कि ये फैक्ट्री लगातार कर्ज में क्यों जा रही थी? इसमें जो सेठ शांति प्रसाद जी के मरने के बाद उनके 3 पुत्र हुए, अशोक जी, आलोक जी और मनोज जी। ये तीनों भाई अपने में बंटवारा किए, और बंटवारा करने के बाद अशोक जी के जिम्मे ये प्लांट बैठा। अशोक जी यहाँ आना बंद कर दिए, मैनेजरों को अपने छोड़ दिए, मैनेजर लोग इसको नोच खाए। इसके बाद यूनियनबाजी शुरू हुई, तो स्वाभाविक है कि जब मजदूरों को पैसा नहीं मिलेगा तो यूनियनबाजी तो होगी ही। लेकिन ये थोप दिया जाता है कि यूनियन के चलते ये फैक्ट्री बंद हुई। मैं इसको कतई नहीं मानने को तैयार हूँ। इसमें जो मैनेजर थे, मैनेजमेंट थी, एग्जीक्यूटिव थे, वो लोग इसको लूटे। आप एक बता रहे थे कि उस समय जो कितना का तो लोन हो गया था, फिर बहुत काफ़ी लोन इस कंपनी पर ईट पर लोन थी, जो कि पूरे प्लांट को बेच दिया जाता तो भी पैसा इनका कर्ज चुकता नहीं हो पाता। अच्छा, इन्होंने 30 करोड़ रुपए के लिए उस समय भारत सरकार से आग्रह किया कि मुझे 30 करोड़ रुपया दिया जाए, मैं प्लांट को सुचारू रूप से चलाऊं। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने कहा कि आपको मैं लोन तब दूंगा जब आप यहाँ चीफ पर किसी, या तो सेना के लोग को ले आइए या फाइनेंस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड आदमी को ले आइए, चीफ पर बैठाइए, तो मैं आपको लोन दूंगा। तो अशोक जी ने एडमिरल को लाया और फाइल बढ़ी आगे लोन के लिए। तो जो पैसा सेंक्शन होने की बात आई तो अशोक जी ने कहा कि आप पैसा विड्रॉ करके 15 करोड़ रुपया मुझे दे दीजिए, 15 करोड़ रुपया प्लांट मिले, जैसा कि मैंने सुना। उस आदमी ने, वो फौजी आदमी था, वो कहा कि नो 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 मिस्टर जैन, ये नहीं होगा। मेरे नाम पर तुमको लोन मिल रहा है तो मैं प्लांट में पैसा लगाऊंगा यार, आपको कह दे दूँ। 4 घंटे में उनकी अशोक जी से वार्ता, जैसा कि मुझे हम लोगों को मालूम है, हुई, और वो नहीं माने और रिजाइन करके यहाँ से बैग उठाए चलते बने। अशोक जी को तो प्लांट से मतलब नहीं रहता था, आना यहाँ नहीं था, रहते थे कलकत्ता, दिल्ली में। फिर इसके बाद इन्होंने एक बंगाली को फाइनेंस डिपार्टमेंट से ले आया, बंगाली दादा थे, उनका नाम याद नहीं हमको पड़ रहा है। वो आए तो उनके ज़माने में भी इसी तरह की बात चलने लगी। तो गवर्नमेंट का ईमानदार अफसर रहेगा, कहाँ ऐसा करेगा। वो भी पैसा विड्रॉ नहीं कर पाए, तो लोन सेंक्शन नहीं हो पाया, और नहीं हुआ तो फैक्ट्री बंद हो गई। आपने आंदोलन वगैरह उस टाइम पे किया था, आपका क्या नाम हुआ सर? संजय कुमार सिंह। तो क्या आपका आंदोलन था, क्या सारी चीजें थी उस समय, और क्या कुछ आपने समझा उस आंदोलन के दौरान? जब फैक्ट्रियां बंद हो गई तो उस समय मजदूर लोग थे, अपना हक के लिए पैसा बढ़ाने की मांग किए थे। मांग जब इन लोग को पूरा नहीं हुई तो इन लोगों ने काम पर भी आना छोड़ दिया, जिसके मूलतः फैक्ट्रियां पर ताला बंद कर दी गई। इसके बाद में इन लोग को पैसे की अपना मांग करते रहे, लेकिन पैसा के इन लोग को बढ़ोतरी नहीं हुई। वो महंगाई के लेकर के अपना मांग कर रहे थे। जब बंद हो गई सौता, तो फिर इन लोग अपना काम पर आने के लिए उतारू हो गए। तो यहाँ तो फैक्ट्री बंद हो चुकी है अब। तो इसके लिए पूरा यूनियनबाजी हुआ। यूनियनबाजी के तहत यहीं डालमिया नगर झंडा चौक से एकजुटता हुई। उसमें नेता थे कैलाशपति मिश्रा जी और समरेश सिंह।
वो लोग आए यहाँ से पूरा गांव प्रचार कर करके डालमिया नगर झंडा चौक से पूरे जत्थे के साथ में रेलवे लाइन पर ले गए। वहाँ पर जाने के बाद रेल चक्का जाम हो गया पूरी तरह से। प्रशासन भी आई, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए, उसमें हम भी लाठी खाए हैं। इसके बाद में आने के बाद भगदड़ पूरी हुई, यहाँ तक फायरिंग भी हुई। उसी समय में झंडा चौक का नाम शहीद झंडा चौक पड़ गया डालमिया नगर का। तो मतलब कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी, लेकिन हम लोग देखे नहीं थे, सुने थे कि 7 आदमी, नेताओं ने बोला कि 7 आदमी को हो गई, लेकिन कहाँ तक ये सच थी ये हमें जानकारी नहीं है। लेकिन उस समय इस हवा थी और उसी समय झंडा चौक का नाम शहीद झंडा चौक पड़ गया डालमिया नगर का। मैं बता देता हूँ, आप जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात किए, यहाँ जो 1 नंबर मशीन पेपर का इनका था, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स अंग्रेज थे और इसी बंगलों में अपना रहते थे, मैनेजर थे। केवल आते थे कि मैं पेपर, इतनी सुंदर पेपर की फैक्ट्री कि वहाँ जाकर काम करें डालमिया नगर में, ये हालत थी। इस तरह का पेपर फैक्ट्री था। 6 प्लांट थी, 14,000 एम्प्लॉय थे यहाँ। साल 1986 में पटना हाई कोर्ट ने रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड की संपत्ति को बेचकर कर्जदाताओं एवं पूर्व कर्मचारियों के बकाये के भुगतान के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोहतास इंडस्ट्री को वापस से शुरू करने का प्रयास किया गया। 35 करोड़ लगाकर लालू प्रसाद यादव ने सीमेंट फैक्ट्री को चालू भी कराया, मगर वह 2 सालों में ही बंद हो गई। 90 में ये प्लांट रिहेबिलिटेट हुआ, जिसमें डालडा फैक्ट्री चला, सीमेंट प्लांट चला, पावर प्लांट चला, वर्कशॉप चला, एस्बेस्टस चला। ये 5 प्लांटें चालू हो गई थी। फिर श्रीवास्तव ने भी इसको लूटा, रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ने लूटा इसको, और लूटने के इतना तक लूटा कि रुपया 1 साल के भीतर में 30 करोड़ रुपया का आता पता नहीं चलने दिया। जो मान यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता था, मैं डालडा के लिए भी इसे जानता हूँ, डालडा का मैं कंट्रैक्टर था बनस्पति का। ये माल बनता था डालमिया नगर में, बेचा जाता था दीमापुर के नाम पर, और यहाँ से माल FOR उसके गोडाउन तक। वाह रे भाई, यहाँ पैसा देकर माल खरीदने के लिए तैयार है, और तुम दीमापुर कहाँ है, वहाँ उधारी माल बेच रहे हो। वहाँ से पैसा आया कि नहीं भगवान मालिक का। जब 30 करोड़ रुपया खर्चा हो गया तो लालू जी को यहाँ के लोगों ने परसू किया। लालू जी ने 10 करोड़ रुपया दिया, और उन्होंने चाहा कि इस रिहेबिलिटेशन कमिश्नर को हटा दें, और उसको हटाने की बात हुई तो उस समय की सरकार नहीं हटा पाई, लेकिन लालू जी उसमें लगे रहे उसको हटाने के लिए 10 करोड़ रुपया देने के बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ, लालू जी ने किया शायद, तो उसमें रिहेबिलिटेशन कमिश्नर को वहाँ बुलाहट हुई। यहाँ का ये गिरजा बाबू नाम कर राजपूत जाति से आते हैं, वो मजदूरों के नेता हुआ करते थे। उनको वो श्रीवास्तव ने पैसा देकर, क्या पैसा दिया होगा भगवान जाने, उसको उठा कर ले गए रातों रात दिल्ली जहाज से लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में उस आदमी ने एफिडेविट दिया कि नहीं साहब बहुत सुंदर ये रिहेबिलिटेशन कमिश्नर है, इसको लालू जी झूठ मूठ को हटा रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, तो उस समय वो नहीं हटा। फिर इसके बाद में कुछ दिन के बाद लालू जी ने किसी तरह उसको हटाया। हटाने के बाद 10 करोड़ रुपया दे ही भी थे। कुछ दिन चला, फिर भी जो भी अगला आया, तो अब जो चालू होने के बाद में भी मर चुका था, जो माल गया उसका पैसा आया नहीं, तो कहाँ से भैया होगा 30 करोड़ रुपया। तो जो माल प्रोडक्ट ही आप बना कर बेचे, उसको वहाँ से माल का पैसा रिटर्न आना चाहिए ना, लेकिन वो माल पैसा नहीं आ सका। मतलब इस फैक्ट्री को बंद होने का कारण हम ये नहीं समझ सकते हैं कि फैक्ट्री घाटे में चलती गई क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं बिके, या कुछ ज़्यादा लागत, वो मतलब क्लाइमेट सिचुएशन और तमाम रिसोर्सेज यहाँ सूटने के, मतलब करप्शन ही मेन कारण था। जैसा करप्शन ही यहाँ पहले जब 90 फैक्ट्री प्लांट बंद होने के पहले तो इसके मैनेजरों ने लूटा, और रिहेबिलिटेशन कमिश्नर में रिहेबिलिटेट जब हुआ तो रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ने लूटा ही लोगों ने इसको। देखने वाला कोई नहीं रहा, बचाने वाला उसका कोई नहीं रहा। वर्करों का एक रत्ती का भी उस बंद कराने में हाथ नहीं है।
और जितना यहाँ के मजदूर सिंसियर थे उतना आपको हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। यहाँ के जो भी वर्कर्स थे इस फैक्ट्री के बंद होने के बाद, या सीमेंट के हों या एस्बेस्टस के हों या पेपर के हों, दूसरे जाकर मजदूर रहते हुए वहाँ जाकर इंजीनियर का पोस्ट होल्ड करके काम कर रहे हैं। काम के बल पर उनको इंजीनियर की डिग्री मिली। हमेशा यह बात कही जाती है कि एक तो लैंडलॉक्ड स्टेट की, और ऊपर से कि बिजली की आपूर्ति उस जमाने में उतनी नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण उद्योग धंधे बंद होते चले गए। दादा, आपको लगता है कि यहाँ भी कुछ ऐसा कारण रहा था बिजली को लेके? यहाँ क्या चीजें रही थी? यहाँ इस कंपनी का अपना 2 टरबाइन था और ये बिहार सरकार से उसमें बिजली नहीं लिया करते थे। 75 के दशक तक स्वयं अपने बिजली से अपना प्रोडक्शन किया करते थे सभी प्लांटों में। चंद्रशेखर बाबू जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो अशोक जी को बुलाकर उन्होंने कहा कि नहीं, आप जब बिहार में प्लांट चलाते हो तो मेरा बिजली बिहार सरकार का आपको लेना पड़ेगा। अच्छा। तो जब जिस स्टेट में कोई पूंजीपति रहेगा उसकी बात तो कुछ न कुछ मानना ही पड़ेगा। उन्होंने एक टरबाइन यहाँ से कबार कर अपना बीच शाहूपुरी में जाकर बैठा दिया। एक टरबाइन यहाँ था, उससे इनका काम चलता था। लेकिन ये बाध्य थे बिजली लेने के लिए बिहार सरकार को। बिहार सरकार का बिजली लेना प्रारंभ तो इन्होंने किया। बिहार सरकार मान लो कि 20 घंटा तो बिजली जरूर देती थी, लेकिन ट्रिपिंग जो बिजली का होता था वो घंटा में कम से कम 10 दफ़ा, 5 ही मिनट के लिए हुआ, 2 ही मिनट के लिए, लेकिन ट्रिपिंग बहुत अधिक हुआ करती थी। जब ट्रिपिंग हुआ करती थी तो पेपर का प्लांट था, पेपर तो चलता है पानी पर। जब पेपर को बिजली नहीं मिलेगी, जब तक ये अपना पावर हाउस का प्लांट उसमें जोड़ते, तब तक चेंजर करते, तब तक तो पेपर टूट गया। अच्छा। टूट गया तो फिर उसको रीधराना पड़ेगा ना जी, प्रोसेस में फिर न जाना पड़ेगा। प्रोसेस में जाना पड़ेगा तो कुछ समय लगेगा। इससे इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस कंपनी को बहुत बड़ी नुकसान हुई। सीमेंट में, पेपर में, चाहे जो भी प्लांट में जो प्रोडक्शन हुआ करते थे, बिहार सरकार के चलते इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसमें यह बहुत अधिक घाटे में हुआ। यूपीए 1 में लालू यादव के रेल मंत्री बनने के बाद 11 जनवरी 2007 को एक नीलामी के दौरान रेल मंत्रालय ने रोहतास इंडस्ट्री के पेपर मिल की ज़मीन खरीद ली ताकि यहाँ फ्रेट बोगी बनाने की फैक्ट्री बनाई जाए। इसके शिलान्यास में लालू यादव के साथ खुद सोनिया गांधी भी रोहतास आई थी। मगर यूपीए 2 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, आप देखिए पीछे रेलवे का बोर्ड भी लगा हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल की ये चौकी है, लेकिन न तो इस चौकी पे कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब न कोई गार्ड न कुछ। तो अपने हाल पे एकदम बिल्कुल छोड़ दिया गया। रेलवे की ज़मीन ये ज़रूर है, लेकिन कोई इसका देखनिहार नहीं है। भाई, आपका क्या नाम है और आप कैसे इन सारी चीज़ों को देखते हैं? इसको शुरुआत कराने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए आपने बहुत लंबे टाइम से संघर्ष किया है, तो क्या वो सारी चीज़ें हैं, क्या कुछ आपने देखा? मेरा नाम शिव गांधी है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में चाइनीज भाषा पढ़ा हूँ। 1 साल वहाँ पे स्टूडेंट लोगों का नेतृत्व किया। आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ नर्मदा हॉस्टल। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत किया था इस स्लोगन के साथ कि भारत कहाँ है, दिल्ली में या डेहरी में? दिल्ली में तो दिल्ली चलो, डेहरी में तो यहीं कुछ करो, अपना डेहरी अपना देश, अपनी धरती अपने लोग। तो मैंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा था क्योंकि पिताजी यहाँ रेलवे डिपार्टमेंट में थे। और ये देखने के बाद इत्तेफाक से क्या हुआ कि रोहतास उद्योग समूह के बारे में हम बहुत कुछ पहले से हम चाहते थे कि ये एक्टिवेट हो जाए। तो मैंने सोचा था कि अगर इतना बढ़िया रामकृष्ण डालमिया ने एक मुट्ठी पैसा दिया तो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। लेकिन इस क्षेत्र के या बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो विजनलेस थे। उनके पास किसी भी तरह का विजन नहीं था बिहार के लिए। अगर विजन रहता तो आज़ादी के पहले जो शहर उड़ान भरता था, यहाँ पे सुहरा हवाई अड्डा था, आज़ादी के पहले ये उड़ान भरता था, और उसके बाद ये इसकी हालत क्यों ऐसा हो गया? तो कारण इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब लीडरशिप जो है ना डीलरशिप में बदल जाता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ना कि लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के रूप में ये होता गया। लास्ट एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जैसे हर जगह पे बात होती है कि नई इंडस्ट्री लगाने की जी।
यहाँ पे इंडस्ट्री का इतना सब कुछ एसेट पड़ा हुआ है, जी। ठीक है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भले अब जर्जर हो लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इतना ज़मीन है, तमाम चीज़ें हैं, एक मैन पावर है जो आज भी इस होप में कि वापस से चीज़ें शुरू होंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या लैग करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है? और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, अलग अलग जगहों पे बिहार में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो समस्तीपुर का जूट मिल हो, चाहे वो मोतिहारी का चीनी मिल हो। तो मतलब ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? ऐसे ये देखिए, केवल एक कारण है, वो है पॉलिटिकल विल पावर। और दोनों लोग जो विपक्ष में हैं और जो इसमें क्या बोलते हैं सत्ता में है, वो दोनों का ये सेंटर नहीं है। ना लालू जी का सेंटर है और ना ये नीतीश जी का सेंटर है, जिसके वजह से ये उपेक्षित पड़ा हुआ है। शाहाबाद का एरिया जो है, शाहाबाद मगध का ये सेंटर है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। ये काराकाट संसदीय क्षेत्र में आता है और डेहरी अनुमंडल जो है इसमें रोहतास किला भी आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल राजनीतिक उदासीनता की वजह से और अयोग्य, अक्षम और क्या बोलते हैं सेंसिटिव लेस जनप्रतिनिधियों की वजह से, वो जनप्रतिनिधि नहीं है, पार्टी प्रतिनिधि है। अब पार्टी प्रतिनिधि की वजह से उन लोगों के अंदर में वो क्षमता ही नहीं है कि वो स्टेज पर अपनी बात कह सके या लोकल की समस्याओं को, जिसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है। वरना यहाँ बहुत विकास हो सकता था और इसमें सारा कुछ गड़बड़ी हो रहा है। युवाओं का भविष्य अंधकार में पड़ तो गया। वहाँ पे कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बिहार की यही विडंबना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे बिहार में, चाहे वो समस्तीपुर का जूट मिल हो, उसके बाद मोतिहारी के चीनी मिल हो, सहरसा का पेपर मिल हो, एक जगह नहीं है, दुनिया भर के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पहले से देखने को मिलेंगे। तो इस चुनाव में लगातार ये मुद्दा उठ भी रहा है कि क्या बिहार सिर्फ अपने युवाओं को, अपने लोगों को सिर्फ बाहर भेजने के लिए है? क्या यहाँ फैक्ट्रियाँ विकसित नहीं हो सकती? क्या बिहार सिर्फ मजदूर सप्लाई करने के लिए बना है? आप अपनी आकांक्षाएं बताएं कि अगर ये सारी चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट कर रही होती तो फिर यहाँ के युवाओं की ज़िंदगी कैसी होती, यहाँ के लोगों का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग, ज़्यादातर हर गांव में आप देखेंगे कि घर का कोई ना कोई सदस्य पलायन किए रहता है बाहर। तो क्या स्थिति इस इंडस्ट्री के यहाँ फंक्शनल रहने पे होती है और क्या स्थिति अभी है? यहाँ पर सर जो उस वक्त जो स्थिति थी वो जब चलने के समय वो बहुत अच्छी थी। अभी तक जो मौजूद यहाँ पर वो कंडीशन रहता तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी रहती। यहाँ के लोग बाहर कमाने के लिए नहीं जाते, यहाँ के लोग महाराष्ट्र जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं कमाने के लिए, चेन्नई जाते हैं, तो यहाँ नहीं जाते। यहाँ बहुत सारी फैसिलिटियाँ थी, शुगर मिल था, डालडा था, सीमेंट फैक्ट्री था, केमिकल, वनस्पति, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। यहाँ के हमारे दादाजी हमारे जो यहाँ पर थे, यहाँ पर काम करते थे, हमारे जो मझिला दादा हैं वो यहाँ पर काम करते थे। उनके द्वारा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है कि यहाँ पर उस वक्त बहुत अच्छी सुविधाएं थी। ठीक है, 1984 में बंद होने के बाद फिर एक बार और स्टार्ट हुआ, शायद 90 या 92 में। ठीक है, उसके बाद से जो दिवालिया घोषित हुई तो उसके बाद से यहाँ पर बेरोजगारी बहुत हाई अमाउंट में देखने को मिला। और यहाँ लेबर का फैक्ट्री खोला हुआ है, लेबर खाली पैदा करना चाहते हैं। अभी लालू जी के शब्द आप सुने होंगे कि उन्होंने भी एक जाते जाते एक शब्द बोला, शुरुआते में बोला कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंचा दो। तो हमें लगता है कि कम से कम उन्होंने 2007 में ये रेल का कारखाना लिया। एक बार भी तो वो कह सकते थे कि भाई हम जो रेलवे लिए हैं, अभी तक 11 साल मोदी जी रह गए, उसके बाद भी कुछ नहीं किए, हम हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ करेंगे, तो उन्होंने इसका भी नाम नहीं लिया। तो सबसे दुख की बात ये हो रही है कि इतने बड़े बड़े लीडर तो आ रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं लोकल एडवांसमेंट के लिए। यही परेशानी का विषय है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप आकांक्षाएं की बात कर रहे हैं। ये धारा जो है सदैव मतलब उर्वरकता के लिए, उपजाऊ होने के लिए जानी जाती थी। यही मिट्टी जो है जिसने अनेकों, इसी मिट्टी से अनेकों उद्योग जन्मे, यहीं पे लोग जन्मे जिन्होंने राष्ट्र के लिए किया। और ये जो डालमिया नगर इंडस्ट्री थी, ये मतलब समझिए कि राष्ट्र में सबसे बड़ा योगदान करती थी आर्थिक रूप से, टैक्स के रूप में। टैक्स पेयर अगर देखें तो जगमोहन डालमिया का एक अलग ओहदा रहता था। और आप एक बहुत ही छोटी सी कड़ी देख रहे हैं इसको। ऐसा इंडस्ट्री, ये तो मेन सेंटर था। जब ये शाहाबाद जिला था, चारों जिला एक थे, तो उस समय 135 के करीब यहाँ पे इंडस्ट्री हुआ करती थी। हालांकि वो सबसे बड़ा इंडस्ट्री ये थी। बगल में देखिएगा तो ये सिर्फ इंडस्ट्री नहीं थी, हाईटेक लाइब्रेरी, पुस्तकालय जो था यहाँ पे उपस्थित था।
मॉडल स्कूल देख लीजिएगा, जैन विद्यालय है, एसपी जैन कॉलेज है, अनेकों सैकड़ों विद्यालय इससे संचालित होते थे। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि आकांक्षाएं कहाँ मर जाती है, मैं जब दिल्ली में जॉब करने गया था तो मेरा इंटरव्यू हो रहा था, लोग ने मेरे से एचआर ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। मैंने उनको बताया कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ की कभी एशिया का नंबर 1 प्लांट हुआ करता था। तो उस एचआर ने मुझसे ये बोला कि आप वहाँ के रहने वाले हो जहाँ के लोगों ने एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बंद करा दिया। तो सबसे बड़ी इस प्लांट के बंद होने की वजह यहाँ के लोग, यहाँ के लोकल नेतागिरी रही है। और रही बात आकांक्षाओं की, तो हर मन में जहाँ पे जिज्ञासा खत्म हो जाती है वहाँ पे जीवन का अंत हो जाता है। आज अब हम मान के चल रहे हैं कि हम मर गए हैं, हमारा कोई आकांक्षा किसी नेता से नहीं है। ये एक तरह से कहें कि वैश्विक धरोहर थी, क्योंकि कभी एशिया में नंबर 1 प्लांट, नंबर 2 प्लांट, नंबर 3 प्लांट ऐसे कंपटीशन में हायरार्की मेंटेन करती थी। लेकिन वर्तमान राजनीति का जो रवैया है उसके कारण हमारी सभी आकांक्षाएं मृत हो चुकी है और हम यही समझ रहे हैं कि आत्मा मर गई है, बस शरीर खड़ा है, जब तक शरीर गलने का इंतजार किया जा रहा है। बाकी जिज्ञासाएं खत्म हो चुकी है, जीवन का लगभग अंत हो चुका है। अपने शानदार अतीत को याद करते हुए यहाँ के लोगों के आंख से आंसू भी छलक जाते हैं। चाचा, क्या देखते हैं जब इस तरह की स्थिति आप देखते हैं? एक जमाने में आपने देखा होगा कि यहाँ क्या क्या रोत आके सर आंसू सूख गया, तब हम लोग क्या देखे, चिमनी गिर गई। सब नीतीश जी के दिन है। नीतीश देखिए, हमारे श्री बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने गद्दी छोड़ा, सब धुआं बंद हो गया है। श्री बाबू के बाद में हमारी बिहार की दुर्दशा चल दी सर। भारत ऐसा देश नहीं और बिहार ऐसा स्टेट नहीं है और शाहबाद जैसा रेंज नहीं है। या क्या नहीं था, एशिया महादेश में सबसे ज्यादा चावल मिल नोखा में था। आप पढ़े होंगे, चावल का कटोरा कहते हैं इस क्षेत्र जी, जाके देखी कब वो जो धुआं देता मिल। इसका तांबा का सर चिमनी था ना, तांबा का था, इतना मोटा तांबा का प्लेट था, जा रहा था ना, यहाँ से रेलवे इंजन जा रहा था ना, तो हमें 2-3 आदमी रोके थे, आँख में से आंसू चल जाता है। ये इन लोग से जो बात पूछना है क्या। तो आप इतने इमोशनल हो गए बताते सर, आंसू सूख गया है ना। तो जब हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो इस पूरी स्थिति को देख के वो काफ़ी निराश हैं और एक व्यक्ति तो इमोशनल होकर रो भी पड़े कि उनके आंखों के आंसू अब सूख पड़े हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो हमेशा अपने अतीतों में जीता है, बताने को उसके पास उसके स्वर्णिम इतिहास हैं और ये जो जगह है वो भी एक स्वर्णिम इतिहास भी है, क्योंकि इसने बिहार के बाहर के लोगों को भी नौकरियां दी, उनके बच्चों के पेट भरे, उनके बच्चों को शिक्षा मिली। लेकिन वो इतिहास आज पूरी तरह से गर्त में जा चुका है, ये पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। बिहार में पलायन का मुद्दा तो हमेशा हावी रहता है, लगातार इस पे बातचीत होती है, लेकिन आप देखिए कि जो एसेट बिहार के पास ऑलरेडी है उसके रिवाइवल के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। कागज़ों पे तो बहुत सारी चीज़ें प्रपोज्ड हैं, लेकिन उस पर कभी कोई काम नहीं हुआ। तो इस चुनाव में देखते हैं कि यह मुद्दा कितना लोगों पर हावी रहता है, इस पर वोटिंग होती है या नहीं, यह देखना अहम होगा। जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।